नमस्कार, पंजाब केसरी और जगबानी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोडी। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को त्योहारों की धरती माना जाता है और पिछले कुछ सालों से यहां पर इलेक्शन को भी एक त्यौहार के रूप में ही मनाया जा रहा है। जैसे कि पंजाब का इलेक्शन भी आने जा रहा है, सियासी दल जो हैं वो तो काफ़ी गरमाए हुए हैं। पंजाब में भी माहौल जो है वो इलेक्शन का पूरा बन चुका है, मगर इलेक्शन का मुख्य हिस्सा माना जाता चुनाव आयोग, यानी कि वो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कैसे हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां रहेंगी, इलेक्शन कब होने जा रहा है, इन सभी बातों पर हम विस्तार में बात करेंगे। और हमारे साथ देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नज़ीम जैदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जैदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो अहम सवाल कि पिछली बार के मुकाबले 2012 के मुकाबले इस बार आपको चुनौतियाँ क्या नज़र आती हैं? पंजाब की एक विशेष भौगोलिक स्थिति है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और इसके आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं जी। एक तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि हम किस प्रकार से अपने पंजाब के इलेक्शन को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में और कुछ संस्थाओं की एक्टिविटीज़ के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे उसको शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कर सकें। दूसरा हमारा जो चुनौती है वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स की है। इंटर स्टेट बॉर्डर कई राज्यों से मिला हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, वो चाहे ड्रग्स की हों या लिकर की हों या क्रिमिनल्स के मूवमेंट की हों। जी। एक वो अपने आप में चुनौती है। कुछ पंजाब का जो इतिहास पिछले कुछ दशकों का है वो भी एक अपने आप में चुनौती है, जिसमें मिलिटेंसी और वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, एक इतिहास है उसका। जी सर। वो भी एक बैकग्राउंड है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा पिछले चुनावों में मनी का अब्यूज़, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जी, इस तरह की चीज़ें भी जानकारी में आई हैं और वो भी एक अपने आप में चुनौती है। साथ में हमें पंजाब का जो कम्युनल फैब्रिक है उसको भी मेंटेन करना है कि वो पीसफुल बना रहे। और साथ में पिछले दिनों भी कुछ इस तरह की जानकारियाँ आई थी कि कुछ रेडिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में हुई हैं और कुछ टेररिज्म के मामले हैं। जी। तो ये चुनौतियाँ हमारे सामने होंगी और ये हमारी बैकग्राउंड होगी और इन बैकग्राउंड्स में हमें चुनाव पीसफुल भी कराना है और फ्री और फेयर भी कराना है। जी, तो स्वाभाविक है कि इन सब चीज़ों पर जो है कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों का होना बेहद ज़रूरी रहेगा। सेंट्रल फोर्सेस भी होंगी, उनके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि फोर्सेस कैसे होंगी। देखिए, चुनाव आयोग का, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे चुनाव पीसफुल हों, फ्री और फेयर हों। फ्री चुनाव में अर्थ ये है कि हमारे मतदाता बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी आतंक के अपना वोट डालें। और फेयर इलेक्शन ये है कि उन्हें किसी तरीके का इंड्यूसमेंट नहीं मिले और पीसफुल है कि कोई वायलेंस नहीं हो वगैरह। जी। स्थिति यह है कि पंजाब राज्य समेत अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बलों की अवेलेबिलिटी और सुरक्षा बलों को पोलिंग स्टेशंस पर लगाना, सुरक्षा बलों से कंस्टिट्यूएंसी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कराना, ये एक हमारे चुनाव का अहम हिस्सा बन गया है। और वो अहम हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि वहाँ की चुनौतियाँ ऐसी हैं। जी, हालात को लेकर के सुरक्षा बलों पर हमें काफ़ी निर्भर करना पड़ता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार हालात ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं आपको। अब तक की इनपुट्स क्या बोलती हैं? देखिए, हम लोग तुलना भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। हम हर चुनाव को एक चुनौती मानते हैं। जी। तो पिछली बार में क्या हुआ वो तो एक हमारी जानकारी में रहता है, मगर हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं और हमारा काम ये है कि पिछली बार अगर पीसफुल भी रहा तो हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। जी। हमें तो अपनी तैयारियां पूरी करनी है। तो अभी हम चुनाव का दौरा किया हमने पंजाब में। अक्टूबर में हमारे अधिकारियों ने दौरा किया और हम लोग आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारी सेंट्रल फोर्सेस पोलिंग स्टेशंस को मैन करेंगी,
कैसे वो एडवांस में जा कर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगी, पेट्रोलिंग करेंगी, सर्चेस करेंगी, हमारे जो चेक पोस्ट लगेंगे उनके ऊपर हमारी सुरक्षा बल लगेंगे। तो इन सब का असेसमेंट चल रहा है इस पूरे आने वाले दिनों में। जी, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ असेसमेंट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमको मिले। अभी हम ये तो नहीं बता सकते आपको जी, कि हमें कितने मिलने की संभावना है। बिल्कुल। फोर्सेस हम लोग ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि अच्छी संख्या में फोर्स मिलेगी और फोर्स का बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आपने ड्रग का मुद्दा बताया, लिक्वर का, मनी पावर का या मसल पावर का, इसके साथ एक जो मुद्दा बेहद गंभीर है पंजाब में, वो है वहाँ जो असला है। वहाँ देश का 20% असला जो पंजाब में है उसको डिपॉजिट करवाना चुनाव आयोग के लिए कितना मुश्किल रहेगा? मैं आपको कुछ आंकड़े पंजाब के बारे में बता दूं कि पंजाब में लाइसेंस्ड आर्म्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इधर पिछले कुछ सालों में। जी, 40 से 50% तक की लाइसेंस्ड आर्म्स की संख्या में वृद्धि हुई है। काफ़ी शौकीन है पंजाब वाले हथियारों के। अब वो जिस कारण से भी हुआ है वो जारी हुए हैं वहाँ पर। जी, आज की तारीख में पंजाब में करीब 4 लाख लाइसेंस्ड आर्म्स हैं। जी, 3.84 लैक्स, क्लोज टू 4। जो हमारा 2012 का चुनाव था उसमें तो 70% असलहा जमा हुए थे जी, और 2014 में उससे थोड़े से ज़्यादा हुए थे। इस बार हमारे यहाँ लाइसेंस्ड आर्म्स को जमा कराने के लिए विशेष बल है जी, और केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ को छोड़ करके असलहा इस्तेमाल जो होते हैं जो लोगों के पास हैं उन्हें जमा कराएंगे। हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जब हम एक बार आयोग में तय कर लेते हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं। असलहा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को छोड़ के जमा कराए जाएंगे। और ये भी बता दें कि अभी हम जब पिछले 1-2 महीने में, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पीरियड नहीं है, तो इसलिए हमने वॉलंटरी तौर पर जमा कराने के लिए लोगों से कहा है और आज तक की जानकारी के हिसाब से करीब 55,000 लाइसेंस्ड असलहा तो ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि नोटबंदी ने थोड़ा काम आसान कर दिया इस बार, जो फंडिंग के मामले की नज़र से देखें तो? देखिए, इसमें आपने ठीक कहा है कि नोटबंदी से कैश का प्रचलन तो कम हो गया है जी, क्योंकि सिस्टम में ही कम कैश उपलब्ध है। तो जो इलेक्शन में बहा करता था पैसा वो तो कम हो ही गया है। मगर हमें दूसरी शंका ये है कि पैसे का इस्तेमाल तो हो सकता है कम हो, कैश डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन ना बढ़ जाए कहीं, उस पर हमें नज़र रखना पड़ेगा। यानी कि लिकर का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो या गिफ्ट्स का वितरण ना हो, और वो भी पर्चियों के अगेंस्ट या उधार पर बाद में पेमेंट, उस पर हमें ख़ास निगाह रखनी पड़ेगी। ऑपोजिशन की बात करें या पॉलिटिकल तमाम पार्टियां हैं, वो काफ़ी शिकायतें आपके पास दर्ज करवा रही हैं। ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा आपके ध्यान में कौन सा लाया जा रहा है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी इलेक्शन को कराने में हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका अपर हैंड रहे जी, और वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और अपने आप को जो विपक्ष की पार्टियां हैं या दूसरी पार्टियां हैं उनकी तुलना में उनका अपर हैंड हो। हम चाहते हैं कि, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब पार्टियां को अपना चुनाव लड़ने का समान अवसर प्राप्त हो। जी, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमारी जानकारी में वहाँ का लाइन ऑर्डर का इशू और सिक्योरिटी का इशू उठाते रहे हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा, हमारी विपक्षी पार्टियां वहाँ के तंत्र के उनकी निष्पक्षता पर वो एक सवाल उठाते रहे हैं और निचले स्तर के जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं सरकारी, उनकी निष्पक्षता के ऊपर वो सवाल करते रहे हैं। और हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग भी किया है जी। और तो एक तो मुख्य मुद्दा उनका ये है कि सारा प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र
निष्पक्ष ढंग से काम करे और किसी भी प्रकार की बाह्य व्यक्ति या बाह्य संगठन से कोई निर्देश प्राप्त ना करे, कानून के हिसाब से काम करे। एक तो ये उनका मुख्य मुद्दा है। दूसरा उनका मुख्य मुद्दा ये है कि चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल इलेक्शन को प्रभावित करने में न करे। ये दो मुख्य बातें हैं जो हमारी जानकारी में लाई गई हैं और आयोग इस पर कार्रवाई करेंगे। आमतौर पर जो हाइपर सेंसिटिव सीट्स होती हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा होती है, दूसरी पार्टियां इनसिक्योरिटी फील करती हैं जहां पर दिग्गज लीडरों का मुकाबला होता है, तो उनके लिए आपने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, जो चुनाव आयोग का एक प्रोसेस है जिसमें हम विभिन्न फैक्टर्स को ध्यान में रख करके कंस्टिट्यूएंसी की संवेदनशीलता को हम लोग, सेंसिटिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी को हम लोग तय करते हैं जी। और उसको तय करने में कई चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या डरा धमका करके, क्या उनके गांव से, क्या उनके मोहल्लों से निकलने दिया जाएगा। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि क्राइटेरिया क्या रखा है आपने हाइपर सेंसिटिव का? हाइपर सेंसिटिविटी के कई क्राइटेरिया होते हैं। एक तो पहला तो क्राइटेरिया यही है कि पिछले चुनाव में उस कंस्टिट्यूएंसी में किस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिला, किस प्रकार का कंडक्ट देखने को मिला। दूसरा हमें देखना पड़ता है कि पिछले बार के चुनाव में किस प्रकार की घटनाएं हुई, क्राइम्स हुई, वायलेंस हुआ, क्या लोगों को डराया धमकाया गया जी। तीसरा ये देखना पड़ता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में वल्नरेबल लोकेशंस कितनी हैं। वल्नरेबल लोकेशंस का मतलब ये है कि क्या वहाँ के असामाजिक तत्व या राजनीतिक लोग उस वल्नरेबल लोकेलिटी जो इसको वो समझते हैं कि उनके पक्ष में नहीं जाएंगे, उनको वोटिंग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आने से रोकते हैं। एक ये भी उसमें ध्यान रखा जाता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि किस कंस्टिट्यूएंसी में जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार के क्राइम्स करने के लिए लोग उतर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम कंस्टिट्यूएंसी का क्लासिफिकेशन करते हैं। कई बार जब बहुत सेंसिटिव कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर जी, कई बार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी बैकग्राउंड बहुत साफ़ सुथरी नहीं होती या जो बहुत प्रभावशाली होते हैं जी, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज़ को हम सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी रखते हैं और उसमें हर तरह के इंतज़ाम हो, चाहे सुरक्षा बल के इंतज़ाम हो या पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग करनी हो, वो करते हैं। हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं वहाँ पे जो रहने वाले हमारे वोटर्स हैं उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे जाके दौरा करती हैं और फिर प्रिवेंटिव एक्शन हम बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं जी। इस तरह के जो हाइपर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी हैं वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन होता है, चाहे वो 107-16 की कार्रवाई हो, असलहा जमा कराने की कार्रवाई हो, वहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट्स को राउंड अप कराने की कार्रवाई हो जी, वहाँ के असामाजिक तत्वों को उस इलाके में न रहने देने की बात हो, या उस इलाके में जेल से छूट करके लोग आके लोगों को प्रभावित न करें। ये सब कार्रवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंस्टिट्यूएंसी। आजकल टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज़ हाईटेक हो चुकी है, हालांकि दर्शक और वोटर यानी कि जो हैं वो भी हाईटेक हो चुके हैं। इस विषय के बारे में भी मैं आपसे बात करनी चाहूँगा, मगर उससे पहले दर्शकों का सवाल, जितने भी दर्शक इंटरव्यू देख रहे हैं सबको ये उत्सुकता होगी कि हमारा सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। आजकल पंजाब के हर जो व्यक्ति है उसकी ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि इलेक्शन कब होने जा रहा है। देखिए, ये इस समय पर आपको इलेक्शन का शेड्यूल या इलेक्शन का डेट्स बताना तो मुश्किल है। बिल्कुल। जो सामान्यतया हर हमारे दर्शक को भी मालूम होगा जो जानकार हैं कि आपकी असेंबली का जो कार्यकाल है वो 19 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है। तो ये तो निश्चित ही है कि उससे पहले हम असेंबली का चुनाव करके और एक असेंबली का गठन करके सरकार गवर्नर को हम पेश करेंगे जी। इस समय हम आपको शेड्यूलिंग और डेट्स नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हम आयोग में प्लानिंग कर रहे हैं। सुरक्षा फोर्सेस का उपलब्धता और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, तो अभी उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। क्या अभी मंथ डिक्लेयर होना पॉसिबल है? अगर तारीख नहीं तो कोई महीना, कौन से महीने में लें? हमने तो महीना तो बता दिया, 19 मार्च से पहले हो जाएगा जी।
तो मैं अब टेक्निक की बात करनी चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन इस बार कितना हाईटेक है? पिछली बार के मुकाबले टेक्निक का किस तरीके से इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो पिछले 3-4 साल में चुनाव आयोग में और पिछले 1-2 साल में तो चुनाव आयोग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन के लिए बहुत कार्रवाई की गई है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम वोटर सेंट्रिक बना रहे हैं, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारे वोटर को फैसिलिटी मिले, चाहे उसका वोटर रजिस्ट्रेशन का मामला हो या उसको वोट डालते समय सुविधा मिले। तो हमने कुछ नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया है। एक तो हमारा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जी, वो ऑनलाइन भी हो गया है। ओके। लोग यानी कि मैनुअल भरने की बजाय अब वो हमारे ऑनलाइन सिस्टम से नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल उस पे जा कर के वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जी, दूसरा ये कि वो अपने नाम का करेक्शन करा सकते हैं, वो अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर का नाम मालूम कर सकते हैं, अपने पोलिंग स्टेशन की लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। तो एक तो ये पूरी तकनीकी हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है। जी, दूसरा तकनीकी जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो शिकायतें हैं उसको भी हम लोग अब मोबाइल के ज़रिए अपने मतदाताओं से रिसीव कर सकते हैं, और वो एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर वो सारी शिकायतें इकट्ठी होंगी और उनका 24 घंटे के अंदर उनका डिस्पोजल करके, और हमारे जो वोटर्स हैं या जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनको उसके स्टेटस के बारे में भी बताया जाएगा। तीसरा, जैसे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी, ये भी एक तकनीकी है और इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बार पंजाब में जी, पहली बार हम लोग एक और तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वीवीपैट कहलाती है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जी, यानी कि वोटर को ये मालूम रहेगा कि क्या उसका वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसके लिए उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाया है। जी। अक्सर वोटर ये कहते हैं कि साहब हमें तो मालूम नहीं पड़ता कि हमारा वोट कहाँ गया। ये कैसे होगा, इसके बारे में मैं इसके लिए चूँकि अभी हमारे पास मशीनों की संख्या कम है, कुछ आइडेंटिफाइड कंस्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक नई मशीन बनाई गई है जिसको मैंने बताया कि वीवीपैट कहते हैं, पेपर ऑडिट ट्रेल। जिस समय वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाएगा किसी कैंडिडेट के सामने, तो हमारा जो मशीन है ये वीवीपैट जो उसी के साथ रखी होगी, उसकी खिड़की पर एक 7 सेकंड के लिए उसका कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का सिंबल जी, और कैंडिडेट का सीरियल नंबर उस पर आ जाएगा उस स्क्रीन के ऊपर, और वोटर से कहा जाएगा कि आप देख लीजिए कि आपने इसी कैंडिडेट के लिए बटन दबाया था। तो उससे हमारे वोटर को एश्योरेंस होगा कि जहां मैंने बटन दबाया था वही वो पुष्टि करेगा उसकी। तो एक ये बड़ी भारी नई टेक्निक आ रही है पहली बार पंजाब में। और उसके अलावा हमने ये भी किया है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो परमिशंस वगैरह मांगते हैं जी, ये सारा सिस्टम आईटी बेस्ड कर दिया है जी। तो उनकी परमिशंस जो हैं वो कंप्यूटर से अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस करेंगे, और उनको 24 घंटे के अंदर परमिशन जारी होंगी। तो उससे उनको लिमिटेड पीरियड में अपना कैंपेन करने में आसानी होगी। एक हमने जो अभी आपको बताया था वो भी हमने पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है कि आप अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ग्रीवांसेस कंप्यूटर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। आपकी कंप्लेंट्स का 24 घंटे के अंदर रिड्रेसल होगा जी। और बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस और आईटी एप्लीकेशंस इस बार लॉन्च की जा रही हैं। मुझे तो आशा है कि इस बार के जो हमारे वोटर्स हैं वो फीसद बढ़ेगा तकनीकी के इस्तेमाल का, और किस प्रकार से वो सुविधा पाएंगे उसका एक दृश्य ज़रूर देखने को मिलेगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटरों की गिनती में कितना इजाफा हुआ है और क्या ये सामान्य है? आंकड़ों के हिसाब से सितंबर में जो हमने अपना ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छापा था उसमें करीब पंजाब में 1.92 करोड़ वोटर्स दर्ज थे। जी। एक ड्राफ्ट खुलता है ना जी। पूरा एक इलेक्टोरल रोल खुलता है जनता के सामने कि ये नाम है, अगर इन नामों के बारे में किसी को एतराज़ हो या नाम ऐड कराना हो तो वो ऐड करा लें। तो ये 7 सितंबर को प्रोसेस चालू हुई थी
अब जो 2 जनवरी को जो वहाँ पे फाइनल रोल छपेगा, आज की स्थिति के हिसाब से उसमें 1.92 के कंपैरिजन में 1.97 करोड़, यानी कि लगभग 5 लाख वोटर्स का इजाफा हो रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा डेविएशन नहीं है, नॉर्मल है। अच्छी बात यह है कि पंजाब में जो यूथ है उसकी संख्या में ही करीब 2.5 लाख से ऊपर का इजाफा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है कि हमारे यूथ की संख्या बढ़ेगी। अब मेरे ख्याल में करीब 3.5 पौने 4 लाख तो हमारे यूथ ही दर्ज हो गए हैं इलेक्टोरल रोल में। डॉक्टर साहब, एक पंजाब में एक सीट है गिल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर पिछले 5 साल के दौरान 40,000 जो है वोटर है उनका इजाफा हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी गिनती होना? देखिए, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इतनी बड़ी संख्या में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी, एक फ्लैग तो करने की ज़रूरत है इसको। जी, आप ये आंकड़े आपकी वेबसाइट पर भी हैं। हाँ, तो ये आपने चूँकि अब हमें जानकारी में लाए हैं तो हम इसको ज़रूर दिखवाएंगे कि ये किसी मैल प्रैक्टिस की वजह से तो नहीं है, या ये नॉर्मल बढ़ोतरी है। युवाओं की बात आपने की कि बड़ी गिनती में युवा जो वोटर हैं वो काफ़ी इस बार गिनती बड़ी है, तो नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए आपकी क्या कैंपेन्स हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि यूथ एक ऐसा सेक्शन है जिसकी संख्या पंजाब में भी काफ़ी है, कई लाखों में, जिनको हम 18 साल वाले मानते हैं या 18 से 23 या 29 तक मानते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी संख्या है। और हमने ये देखा है अक्सर कि हमारे जो यूथ हैं वो इलेक्शंस में ना तो दर्ज कराते हैं अपना नाम और ना भाग लेते हैं। जी, उनके अंदर एक तरह से उदासीनता है, एपैथी है, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, जो हमारे वोटर एजुकेशन प्रोग्राम का एक ज़रूरी हिस्सा है, उसके ज़रिए हम यूथ तक पहुँचें, स्कूल कॉलेजेस तक पहुँचें, और वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स को हम लोग अपॉइंट करके उनके ज़रिए अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं, और हम उनको एनकरेज करें कि हमारे यूथ रजिस्टर कराएं और इलेक्शन में आके भाग लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के नौजवान लोग भी दर्ज भी कराएंगे नाम, और एक उत्साह से और फेस्टिवल के साथ वो भाग भी लेंगे। एक चीज़ और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर आजकल हर व्यक्ति बड़ा एक्टिवेट है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर इतना एक्टिवेट नहीं है। अगर हम ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो आपको लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में ये भी एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए जो सोशल मीडिया कैंपेन है आयोग की तरफ से? जी, देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। चुनाव आयोग ने एक अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी अभी कुछ महीने पहले लॉन्च करी है, और उस सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत हमने सभी राज्यों को, सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को और सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को कहा है कि वो अपनी अपनी वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन पर जा कर के इनको सेटअप करें और इनके ज़रिए अपना मैसेज वोटर्स तक पहुंचाएं, और इनके ज़रिए वोटर से अपना फीडबैक भी प्राप्त करें। और हम तो इलेक्शन कमीशन में भी अब जल्दी ही जी सोशल मीडिया की साइट्स वगैरह पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी हम स्थापित करेंगे। तो हमारा तो पूरा जोर है कि सोशल मीडिया को हम एक व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने वोटर्स तक पहुंच सकें और उनसे हम फीडबैक ले सकें। आमतौर पर आपकी तरफ से दावा किया जाता है हर बार कि जो मतदाता सूची है उसको एरर फ्री किया जाएगा, मगर एट द टाइम ऑफ एंड कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है। किसी का नाम नहीं मिल रहा, किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड है मगर फिर भी वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहा। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये बात सही है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो अगर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एरर फ्री है, 100% एरर फ्री तो होना वो तो एक इमेजिनेशन है जी। हमेशा, चूंकि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो एरर बनी रहती है। 70 to 80% में नहीं, हमारा तो उद्देश्य उससे भी ज़्यादा का है। बहुत थोड़ी सी एरर होनी चाहिए, मैक्सिमम तो क्लीन होना चाहिए। तो ये सही है कि एक अच्छी मतदाता सूची, एक अच्छी वोटर लिस्ट एक कामयाब इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और इलेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा अगर हमारी वोटर लिस्ट अच्छी हो। तो हमारा जो इलेक्टोरल रोल बनाने का काम हुआ है पिछले 2-3 महीने में,
वो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 5 लाख लोग नाम जोड़े गए हैं और सारी प्रोसेस बड़ी ट्रांसपेरेंटली की गई है। जी। मतलब उसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आम जनता है, वेबसाइट है, सब के ऊपर हमारा पूरा आंकड़ा उपलब्ध है। किन लोगों ने नाम ऐड कराने के लिए मांगा है, किन लोगों के नाम हट रहे हैं, ये सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 5 लाख लोग जुड़ जाएंगे। हम आपके मीडियम से, आपके अखबार के माध्यम से हम पंजाब के लोगों को, जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं, जो लोग अपना नाम नहीं जोड़ पाए हैं, उनको हम फिर से अपील करेंगे कि वो लोग, अभी भी मौका है, वो लोग फॉर्म भरें और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि केवल एपिक कार्ड का होना वोट डालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यही मेरा सवाल था आपसे कि अगर एक व्यक्ति वोट कास्ट करनी चाहता है तो उसके पास क्या आइडेंटिटी होना ज़रूरी है? नहीं, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उस आदमी का नाम और उस सिटीज़न का नाम, आदमी है या औरत है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। अभी भी मौका है, अपना नाम ऐड करा लीजिए। फिर बाद में ये नहीं हो कि साहब हमें मौका नहीं मिला है। जी। आप जिम्मेदार सिटीज़न हैं, अपना नाम दर्ज कराइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे तंत्र को बताइए। दूसरा हमारा कहना ये है कि हम इलेक्टर फ़ोटो आई कार्ड देते हैं। अक्सर पोलिंग के दिन लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कार्ड है मगर हमें वोट नहीं डालने दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से अनअवॉइडेबल है। जी। हमने इलेक्टर फ़ोटो आई कार्ड को कंपलसरी बना रखा है कि उसको लेके के पोलिंग स्टेशन पे ज़रूर आएँ। और मैं आपके माध्यम से एक और अपील करूँगा कि हमारे सारे मतदाता, उनको इलेक्टर फ़ोटो आई कार्ड मिल रहा है, मिलेगा, उसको लेके पोलिंग स्टेशन पे ज़रूर आएँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर अपना कार्ड, निर्वाचन कार्ड नहीं लेके आ पाता है, उसके लिए हमने 10-11 किस्म के और भी आइडेंटिटी कार्ड रखे हैं जो सरकारी एजेंसियों से जारी होते हैं। जी। और एक चीज़ उसमें और करते हैं हम, और वो है हमारी फ़ोटो वोटर स्लिप। जी। जो हम आखिर के 5-6 दिनों में बांटते हैं, वो भी हमारे सरकारी, जो हमारे जो निर्वाचन आयोग के लोग हैं वो जारी करते हैं। वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करती है, मगर प्राइमरी तौर पर इलेक्टर फ़ोटो आई कार्ड, एपिक जिसे कहते हैं, उसको लेके हमारे मतदाता ज़रूर आएँ। हीरा सवाल, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो फिज़िकली जो हैं अपंग हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स होंगे कि उनका वोट कास्ट हो सके? इस बार जो है ये भी हमारे चुनाव की एक बड़ी ख़ासियत होगी कि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जैसे आपने बताया सीनियर हैं या डिसेबल्ड हैं, हमने इस बार एक कैंपेन चलाया और पोलिंग स्टेशन वाइज हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि किस पोलिंग स्टेशन में कितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। जी। तो पंजाब में करीब 52,000 लोग, 52,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई किए गए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए, और उन 52,000 को पोलिंग स्टेशन वाइज डिवाइड किया गया है। तो हमें आज की तारीख में ये मालूम है कि किस पोलिंग स्टेशन पर कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, कितने ऐसे हैं जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, वगैरह वगैरह। उस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने आएंगे, उसके हिसाब से उनकी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस बार हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ नोट करेंगे, और मैं आपके माध्यम से उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव मिले, वो बिल्कुल वहाँ बेशक अपने निर्वाचन अधिकारियों से कांटेक्ट करें। जितनी बातें आपने अभी बताई, इनके अलावा कोई और अलग चीज़ क्या देखने को मिलेगी, कुछ रह गया हो तो? एक तो वीवीपैट मैंने आपको बोल दिया, वो आपको देखने को मिलेगा। जी। तकनीकी का इस बार बेहतर इस्तेमाल मिलेगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए एक अलग से इंतज़ाम मिलेगा। हमारे पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं, आपकी बिजली, पानी वगैरह, ये बताना चाहेंगे पंजाब में जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं जी, वहाँ पर 7 तरह की सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी, वॉशरूम वगैरह, बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे राज्य की निर्वाचन मशीनरी ने राज्य सरकार के ज़रिए कराया है। जी। तो वो भी एक बहुत अच्छा विशेषता आपको देखने को मिलेगी। और फिर ये कि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाएगा और फेस्टिवल के माहौल में संपन्न होगा। डॉक्टर ज़ैदी, पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।